हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। कैसे हैं आप सब बढ़िया। आज भैया लाइक टारगेट है 300 प्लस। जल्दी से सबसे पहले आप लाइक टारगेट कंप्लीट करवाओगे। और आज हम लोग करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग वाला चैप्टर। ऑर्गेनाइजिंग को वन शॉट खत्म करने का पूरा कोशिश करेंगे, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो 1 घंटा देखते हैं। 1 घंटे में जितना हो पाता है उतना करेंगे। ओके, आपको इससे कोई प्रॉब्लम है बताइए? नहीं ना? तो ऑर्गेनाइजिंग को 1 घंटा में हम लोग देखते हैं, जितना हो पाएगा उतना कर लेंगे, कल वापस से करेंगे बैठ के। बिकॉज पढ़ाई उतना ही करना चाहिए जितना एक दिन में दिमाग में घुसे। अब बैठ के आपको 3-4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा करवाते जाए, उससे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। इसीलिए हमारे पास बहुत टाइम है अभी। आराम आराम से पढ़ना है, आराम आराम से कंसेप्ट को दिमाग में घुसाना है। सिंपल सा बात है। क्लियर है? आज का सेशन जो होने वाला है, आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। आज का सेशन के लिए आप ये लिंक को हर जगह शेयर कर दो, हर जगह शेयर। आज कुछ अलग वे में, यूनिक वे में मैं आपको समझाने वाला हूं। पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी कंसेप्ट आज समझाऊंगा, सब यूनिक वे में ही समझा रहा हूं। क्लियर है? तो फटाफट से ये लिंक को हर जगह शेयर कर दो। और ऑलरेडी हम लोग इंट्रोडक्शन प्लानिंग वाला चैप्टर खत्म कर लिए हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आज करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग। ओके, ठीक है जी, ठीक है, स्टार्ट कीजिए। आप लोग परमिशन पहले दीजिए, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करें, रेडी करें, बताइए। रेडी करें, परमिशन दीजिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। सब कोई बोलो, सब कोई चैट बॉक्स में हर कोई बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। जल्दी जल्दी बताओ बताओ बताओ, स्टार्ट करें या ना करें? आज ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर स्टार्ट करें कि नहीं? हर कोई बताओ यार, जल्दी बताओ। और लाइक कर दो, अटेंडेंस है लाइक। क्लियर है? लाइक टारगेट है 300 प्लस। ओके जी, ओके जी, ओके जी, स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग को सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनाइजिंग समझते हैं कि भैया ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। तो जरा ध्यान से समझो। ये एग्जांपल्स मैं ले रहा हूं, इनके मेन किरदार है बाबू और बबुनी। तो ये है बाबू, इनको बबुनी से प्यार हो गया। तो बबुनी ना इनके सामने एक दिन मुस्कुरा दी। बोलते हैं ना, मुस्कुराती हुई मतलब कि मुस्कुराना तो लड़कियों की अदा है। मुस्कुराना तो लड़कियों की अदा है। बोलो वाह वाह। जो उसे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है। तो बबुनी ना एक दिन बाबू के सामने मुस्कुरा दी, और बाबू को हो गया प्यार, बाबू को हो गया ट्रू लव, बाबू को हो गया प्यार। मुस्कुराहट को देख के उनको प्यार हो गया। क्लियर है? अब बाबू फिर, ये जो पीछे जो आप बेस्ट फ्रेंड देख रहे हो, बाबू फिर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ गया घर। और बाबू अपने बेस्ट फ्रेंड को बताया, सुन भाई, अब भाई जीने मरने का कसम मैंने खा लिया है बबुनी के साथ। अब जिएंगे मरेंगे सीधा बबुनी के साथ। तो आप आइडिया बताओ, हमको प्यार हो गया बबुनी से, आइडिया बताओ क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है? आइडिया बताओ, जल्दी बताओ। तो इसका बेस्ट फ्रेंड बोला, एक काम कर, प्रपोज कर डाल, एक काम कर, प्रपोज कर डाल। तो ये बाबू क्या किया, बाबू ने ना एक मतलब कि कागज निकाला। उस कागज में लिखने लगा, प्लान बनाने लगा। बिकॉज प्रपोजल आप डायरेक्टली नहीं दे सकते बिना प्लानिंग के। स्क्रिप्ट लिखने लगा कि हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, एक बार मांग के तो देखो। इस तरीके से एक फालतू फालतू जो लाइन होता है, लव लेटर, वो लव लेटर लिखने लगा। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो, इसके बाद वो ये लिस्ट बनाया कि कौन सा कपड़ा पहन के जाएंगे। एक वो छपरी वाला टी शर्ट पहन के जाएंगे, छपरी वाला पैंट पहन के जाएंगे, छपरी वाला जींस पहन के जाएंगे, छपरी वाला जूता पहन के जाएंगे, 100 रुपए वाला घड़ी पहन के जाएंगे, जिससे हम पूरा का पूरा छपरी लगे। हेयर को कर लेंगे एकदम भरभूरा कलर। ठीक है? तो पूरा का पूरा लिस्ट बना लिया वो, कि हम कैसा कपड़ा पहन के जाएंगे और क्या क्या उसको बोलेंगे, कौन कौन सा स्क्रिप्ट लेके बोलेंगे। अब वो थर्ड स्क्रिप्ट बनाया कि क्या क्या लेके जाएंगे। एक तो उसको रोज लेके जाना है, गुलाब का फूल, गुलाब का फूल। इसके बाद चॉकलेट लेके जाना है उसको। उसके बाद हो सकता है कि लड़की अगर लालची निकले तो आईफोन भी लेके जाना है साथ में। ठीक है? तो ये 3 लिस्ट बना के सब कोई एकदम पूरा प्लान बना के रेडी था, प्लान बना के रेडी था। इसके बाद इन्होंने ना अपने 4-5 दोस्त को जुगाड़ लिया। एक जन को बोला कि आप चॉकलेट लेके आओ, एक जन को बोला आप फ्लावर लेके आओ, एक जन को बोला आप आईफोन लेके आओ, एक जन की मतलब
मतलब कि एक जन को बोला आप मेरा मतलब कि ड्रेस लेके आओ, मेरा ड्रेस लेके आओ, ड्रेस ड्रेस जो छपड़े वाला जो ड्रेस पहनेंगे ना हम, वो लेके आओ। तो हर किसी को अपना अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया। किसने? बाबू ने। तो बस जाके उसको प्रपोज कर दिया और सामने से लाफा पड़ गया, सिंपल सा बात है। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब यही होता है कि आप अपने रोल्स को दे रहे हो, आप अपने रोल्स को डेलीगेट कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो कि आपका रोल क्या है, आपका रोल क्या है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हर चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हो। प्लान तो आपने कर लिया, कागज के टुकड़े में तो आपने लिख लिया, उसको इंप्लीमेंट भी तो करना है ना। कागज का जो टुकड़ा था उसमें तो आपने सब कुछ लिख लिया क्लियरली, उसको इंप्लीमेंट भी तो करना है ना बाबू, है ना। तो इंप्लीमेंट करने के लिए आप सबको रोल्स बांटना स्टार्ट करोगे कि भाई देख, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तुम फ्लावर लेके आएगा, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तुम चॉकलेट लेके आएगा, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मेरे लिए छपरी वाला ड्रेस लेके आएगा। तो सबको अपना अपना ड्यूटीज दे दिए हम, सब चीज को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करा दिए कि भाई ये इवेंट हमारा सक्सेसफुल रहे, ये इवेंट हमारा सक्सेसफुल रहे। लेकिन दोस्तों एक चीज आप याद रखिएगा, मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो उसे प्यार समझा वो सबसे बड़ा गधा है। तो वो गधे तुम ना बन जाओ, जरा ध्यान देना, ठीक है। चलो, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? जो आपको अभी समझाए वही चीज लिखा हुआ है, देखिए। द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, जिस स्ट्रक्चर के हिसाब से सबको सबका रोल बताया जाता है कि आपका रोल क्या है, हेलो 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 आपका रोल क्या है। हर किसी का अपना अपना काम बताया जाता है कि भैया आपका काम क्या है, आपका काम क्या है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सबको अपना अपना काम बताया जाता है, ठीक है। तो वापस से पढ़िए, द ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर which includes the designing the roles to be filled by suitably skilled person। हाँ भाई, वो रोल्स को तो फुलफिल वही करेगा ना जो स्किल रहेगा। आप कोई ऐसे दोस्त को थोड़ी ना पकड़ के लाओगे जिसको ये सब पता ही नहीं है, जो एकदम लुल है, फिर तो वो गड़बड़ कर देगा कुछ ना कुछ में। उसको बोलोगे चॉकलेट लाने के लिए, वो कदीमा लेके आ जाएगा, वो लौकी लेके आ जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना जी। आप कोई एक्सपीरियंस्ड दोस्त को पकड़ोगे जिसे सब कुछ आता है ऑलरेडी, जिसे ये सब चीज का आइडिया है, तो इसको बोलते हैं स्किल्ड पीपल। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना जिसमें सबको सबका रोल्स बता देना कि भाई तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम क्या है, जिससे किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना हो अपने काम को लेकर। तो यहां पे देखिए, the organizational function leads to the creation of the organizational structure, which includes the designing the role to be fulfilled by the suitably skilled person and defining the interrelationship between these roles, so that the ambiguity in performance, यानी कि परफॉर्मेंस में कोई कंफ्यूजन ना आए, परफॉर्मेंस में कोई कंफ्यूजन ना आए। The aim of organizing is to enable people to work together for a common purpose। तो ऑर्गेनाइजिंग का एम ये है कि मैं एक कॉमन पर्पस के लिए, मैं एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहा हूं, मैं एक कॉमन पर्पस के लिए, कॉमन गोल के लिए काम कर रहा हूं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजिंग बेटा। इसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजिंग। सब कोई एक कॉमन पर्पस के लिए काम कर रहा था। यहां पे जो देखिए, यहां पे जो बाबू और बबुनी का जो प्रपोजल वाला स्टोरी चल रहा था, वहां पे बाबू के जो चार दोस्त थे, चारों के चारों दोस्त एक ही गोल के लिए, एक ही पर्पस के लिए काम किए जा रहे थे कि किसी भी तरीके से बाबू को अच्छे से प्रपोजल देना है। इसीलिए कोई एक चॉकलेट लेने चला गया, कोई एक रोज लेने चला गया, कोई एक आईफोन लेने चला गया, कॉमन पर्पस के लिए। क्लियर है? तो ऑर्गेनाइजेशन आपका क्लियर है, ऑर्गेनाइजिंग आपका क्लियर है पूरा? बताओ जी, बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कि किसी को कंफ्यूजन ना हो कि मेरा क्या काम है। सबको अपना रोल्स पता रहे, सबको अपना ड्यूटीज पता रहे। क्लियर है? और सबको एक कॉमन पर्पस के लिए काम करे। बताओ ऑर्गेनाइजिंग क्लियर है? किसको किसको क्लियर है? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, फिर पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन का स्टेप, ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप पढ़ेंगे। इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप,
क्लियर है? स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, यानी भैया ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए कौन कौन सा स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। भैया प्लानिंग करने के लिए तो आप बहुत सारा स्टेप्स को फॉलो किए थे, ये बता दो ना, ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए कौन कौन सा स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। आइए आइए एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला स्टेप याद करो, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले काम को खोजो और काम को डिवाइड करो। सबसे पहले ये खोजो कि क्या काम है, वर्क क्या है तुम्हारा, ये ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सा काम करना है, और उस काम को बांटो, उस काम को डिवाइड करो। द फर्स्ट स्टेप इज द प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क इन अकॉर्डिंग विद द प्री डिटरमाइंड प्लान्स। यानी कि जो प्लान बनाया था ना तुमने, जो एक कागज में जो प्लान बनाया था ना, उस प्लान के हिसाब से तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से काम की रिक्वायरमेंट है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, टैक्स डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो सब काम की रिक्वायरमेंट है ना, तो बांटो ना। सबसे पहले काम खोजो कि क्या काम है, उस काम को बांटो, छोटे छोटे टुकड़े में बांटो, छोटे छोटे एक्टिविटीज में बांटो वो काम को। तो सबसे पहला स्टेप बताएंगे आप, चैट बॉक्स में प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए, पार्टिसिपेट ईच एंड एवरीवन। सबसे पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। लिख के बताओ, लिख के बताओ भाई, लिख के बताओ। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, कि किसी को भाई, किसी को कंफ्यूजन ना हो, क्या काम है क्या नहीं काम है। तो सबसे पहले भैया काम खोजो और काम को डिवाइड करो। ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला धर्म यह होता है कि क्या काम है, उसको काम को खोजो और काम को छोटे छोटे एक्टिविटीज में डिवाइड करो। हर काम तो कोई एक इंसान नहीं कर सकता ना, हर काम को करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग एम्प्लॉयज होते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा स्टेप डिपार्टमेंटलाइजेशन। दूसरा स्टेप डिपार्टमेंटलाइजेशन। आप डिपार्टमेंट्स बनाओ अलग अलग, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट बना दिया, जैसे टैक्स डिपार्टमेंट बना दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाओ। अरे भैया प्रोडक्ट अगर मान लो कि सामान के वाइज ही बनाना है, गुड्स के वाइज ही बनाना है, तो बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक मान लो अमूल घी का बना दिया डिपार्टमेंट, एक मान लो अमूल मिल्क का बना दिया डिपार्टमेंट, एक मान लो अमूल बटर का बना दिया डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन करो। डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब जो सेम 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 काम है, जो सिमिलर नेचर का काम है, उसको सेम डिपार्टमेंट में रखो। जो काम तुमको लग रहा है सिमिलर नेचर का है, उसको सेम डिपार्टमेंट रखो बाबा। Once work is divided into small activities, similar and related job are grouped together. This grouping is known as departmentalization. इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए मेरे प्यारे प्यारे बाबा। इसको हम लोग बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, आइए। It is important to state clearly the work of different job position and allocate work according to the employees. Assignment of duties का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपने फाइंड किया कि काम क्या है, उसको बांटा। ओके, इसके बाद आपने हर एक डिपार्टमेंट बना दिया। उसके बाद आप रखो ना काम पे किसी को, उस डिपार्टमेंट का हेड बनाओ किसी को। हर एक डिपार्टमेंट में एक हेड रहना चाहिए। वर्कर लोगों को फाइंड करो कि किसका स्किल किसमें है। मैं मान लो अकाउंट्स में स्ट्रांग हूं, तो क्या मुझे आईटी डिपार्टमेंट में काम मिलेगा? बताइए तो। मैं मान लो कि मेरा दिमाग चलता है अकाउंट्स में, मैं पढ़ के आया हूं अकाउंट्स, क्या मुझे आईटी डिपार्टमेंट में रखेंगे कभी? बताइए, जल्दी बताओ जी, जल्दी बताओ। क्या मुझे आईटी डिपार्टमेंट में जॉब मिलेगा अगर मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट से आया हूं, अगर मैं अकाउंट्स पढ़ के आया हूं? नहीं नहीं नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज का मतलब यह है कि जैसा तुमने डिपार्टमेंट्स बनाया, उस डिपार्टमेंट के हिसाब से, उस डिपार्टमेंट के हिसाब से अपने अपने स्किल्ड लेबर को रखो। मुझे अकाउंट्स आता है तो मुझे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जगह मिलेगा। किसी को टैक्स अच्छा आता है तो उसको टैक्स डिपार्टमेंट में जगह मिलेगा। किसी को फाइनेंस ज्यादा अच्छा आता है तो उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में जगह मिलेगा। किसी को परचेसिंग का आइडिया है तो परचेस डिपार्टमेंट में जगह मिलेगा। तो हर एक डिपार्टमेंट में जिसको जो स्पेशलिस्ट है, जिसको जो काम आता है, उसको उसी डिपार्टमेंट में घुसाया जाएगा। सिंपल सा बात है। तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज का मतलब क्या हो गया बाबू? इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टेट क्लियरली द वर्क ऑफ डिफरेंट पोजीशन। यानी कि मेरा काम क्या है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज मतलब उसको वहीं पे काम दो जो उसका स्पेशल एरिया है। सिंपल। ओके,
जिसका जिस एरिया में ज्यादा एक्सपीरियंस है उसको उसी एरिया में काम दो, जो सब्जेक्ट वह पढ़ के आया है उसको उसी एरिया में काम दो। उसका मतलब क्या है? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। इसके बाद फोर्थ स्टेप इज द लास्ट स्टेप। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? चारों स्टेप का नाम बताओ, चारों स्टेप्स का नाम आप चैट बॉक्स में तब तक लिखो। फोर्थ स्टेप मैं समझा रहा हूं, देखो। एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब ये बताओ कि हर किसी का बॉस रहता है कि नहीं रहता है? बताओ। हर किसी का अपना अपना बॉस रह सकता है ना? तो सिंपल सा बात है, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि यह पता होना चाहिए कि कौन किसको ऑर्डर देगा और कौन किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मान लो कि कौन किसको ऑर्डर दे रहा है, यह पता होना चाहिए सबसे पहले, और वो काम करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है। जैसे कि मान लीजिए कोई किसी का अगर बॉस है, तो बॉस अगर ऑर्डर दे रहा है, मान लीजिए बॉस अगर मान लीजिए सुपरवाइजर को ऑर्डर दे रहा है। अच्छा, मान लीजिए कि सुपरवाइजर है, मान लीजिए सुपरवाइजर है और यहां पे सबऑर्डिनेट है। तो सुपरवाइजर जो ऑर्डर देगा, सुपरवाइजर जो इंस्ट्रक्शन देगा, उसको फॉलो कौन करेगा? सबऑर्डिनेट। सुपरवाइजर जो ऑर्डर देगा उसको फॉलो कौन करेगा? सबऑर्डिनेट। सुपरवाइजर का धर्म है ऑर्डर देना, हुक्म चलाना, उस काम को कौन करके देगा? सबऑर्डिनेट है। तो यहां पे यही बोला है कि एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप रहना चाहिए। कौन किसको जवाब देगा, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किसको ऑर्डर देगा, ये सब तय रहना चाहिए। सुपरवाइजर कब किसको जवाब देगा, कब किसको ऑर्डर देगा, ये सब क्लियर रहना चाहिए। सुपरवाइजर यहां पे सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देता है और सबऑर्डिनेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उस ऑर्डर को रिस्पॉन्सिबल तरीके से पूरा करे। ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑर्डर को पूरा करे। जो मालिक ने हुक्म दिया वो करेंगे, जो मालिक ने बोला वो करेंगे। क्लियर है? तो एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप लास्ट स्टेप है। इसमें क्या बोला जाता है देखो जरा, ध्यान से देखिए, ध्यान से ओ हेलो, ध्यान से। Establishing authority and responsibility relationship helps to create a hierarchical structure and also help in coordination among various department. तो authority and responsibility relationship जो establish होता है ना, इससे क्या होता है, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में तालमेल बने रहते हैं। सबको पता रहता है कि मेरा मालिक कौन है, किससे मुझे ऑर्डर मिलने वाला है, किसके थ्रू मुझे ऑर्डर मिलने वाला है, और मैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। मैं अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। मेरा बॉस मुझको ऑर्डर दिया है कुछ, और वो ऑर्डर को मैंने पूरा नहीं किया, अपने मालिक का हुक्म का नहीं माना, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं वो काम के लिए। सिंपल सा बात है। कौन रिस्पॉन्सिबल है इस काम के लिए और किसने ऑथोरिटी है, किसके पास ऑथोरिटी है इसके पास। ठीक है, इसका मतलब यही रहता है। तो चारों स्टेप्स का आप नाम बताओगे फटाफट से, चारों स्टेप्स का आप एक एक करके नाम बताओगे जी। जल्दी जल्दी नाम बताओ ताकि हमको पता चल सके कि आप लोग कितने होशियार हो। चारों स्टेप्स का, ऑर्गेनाइजेशन का 4 स्टेप्स का नाम बताओ, जल्दी बताओ। एक होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, तीसरा होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, और चौथा क्या होता है बताइए? एस्टैब्लिशिंग ऑथोरिटी रिलेशनशिप, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये पता रहना चाहिए ना, कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये पता रहना चाहिए ना, सिंपल सा बात है। तो इसको क्या बोलते हैं? एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ओके, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अभी, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। एक एक करके इंपॉर्टेंस हर कोई बताएगा मेरे को, एक एक करके इंपॉर्टेंस हर कोई इंसान बताएगा। फटाफट से बताओ, एक एक करके इंपॉर्टेंस फटाफट से आप बताएंगे, तभी मैं स्टार्ट करूंगा इंपॉर्टेंस। जल्दी जल्दी बताइए, कोई एक पॉइंट जो भी आपका दिमाग में आ रहा है, जो भी आपका दिल में आ रहा है, बता दो ना। क्या है बता दो, बताना ही तो है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, एक एक करके इंपॉर्टेंस ऑफ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए 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 देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से। सबसे पहले बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। अगर आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो ना तो आपको पता रहता है, अगर आप ऑर्गेनाइजिंग को फॉलो करते हो ना तो आपको पता रहता है कि आपके वर्कर्स कौन से एरिया में स्पेशल है, कौन से एरिया में आपके वर्कर स्पेशल है। मान लीजिए कि मिस्टर ए अकाउंट्स के एरिया में स्पेशल है, तो उसे अकाउंट्स रिलेटेड काम देंगे। मिस्टर बी टैक्स के एरिया में फेमस है तो टैक्स के रिलेटेड काम देंगे उसको। मिस्टर सी फिनेंस के रिलेटेड में फेमस है तो फिनेंस के रिलेटेड काम देंगे उसको। सिंपल सा बात है कि आपको पता रहता है ऑर्गेनाइजिंग करने के वक्त कि आपके जो वर्कर्स हैं, आपके जो लेबर्स हैं, वो कौन से एरिया में फेमस है।
वो कौन से एरिया ज्यादा स्पेशल तरीके से कर सकते हैं, ज्यादा स्पेशल तरीके से संभाल सकते हैं। मुझे अगर कोई बोल देगा भैया फिजिक्स पढ़ाओ, तो मैं फिजिक्स पढ़ा पाऊंगा? बताइए तो। मुझे अगर कोई बोल देगा भैया फिजिक्स पढ़ाओ, तो मैं क्या फिजिक्स पढ़ा पाऊंगा? यस नो बताओ, जल्दी बताओ। ना भैया ना, बिकॉज ये आपका एरिया है ही नहीं। तो ऑर्गेनाइजिंग की वजह से आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाता है, हर किसी को अपना अपना स्पेशल एरिया मिल जाता है। इससे क्या होता है, वर्कलोड कम हो जाता है। इससे क्या होता है, लेबर लो का वर्कलोड कम हो जाता है, क्योंकि जो जिसको ज्यादा अच्छे से आता है वही काम करना चाहिए। जो जिसको ज्यादा अच्छे से आता है वही काम करना चाहिए। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू ए सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब अमॉन्ग्स्ट द वर्कफोर्स। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है सिस्टमैटिक एलोकेट कर दिया जॉब को, सही तरीके से एलोकेट करना, हर इंसान को सही तरीके से जॉब का एलोकेशन करना, जिससे वो इंसान सही तरीके से जॉब अपना कर पाए। तो बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन कहां पे मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजिंग में। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस है ये। इसके बाद क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, सबको पता रहता है कि मुझे कितना काम करना है और मेरे पास कितना पावर है, मेरे पास कितना पावर है, सबको पता रहता है इसमें। ऑर्गेनाइजिंग में ना बाबू, सबको पता रहता है कि मेरे पास कितना पावर है, मेरे पास कितना ऑथोरिटी है। कौन से ऑथोरिटी या कौन से पावर के बियॉन्ड मैं नहीं जा सकता, सिंपल सा बात है। सबको अपना पावर का ज्ञान रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। सेकंड इंपॉर्टेंस हो गया ऑर्गेनाइजिंग का, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। आपको आपको पता है कि कितना पावर है आपके पास, आपका पावर का लिमिट क्या है आपको खुद पता है। हर एक एम्प्लॉय को पता रहता है कि मेरे पास कितना पावर है और मैं उसका कैसे यूज कर सकता हूं, किस तरह से यूज कर सकता हूं। तो ऑर्गेनाइजिंग हेल्प इन डिफाइनिंग ऑल द जॉब्स एंड ऑल्सो क्लैरिफाइंग द लिमिट्स ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच जॉब। सिंपल। इसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, थर्ड इंपॉर्टेंस पढ़िए गाइस, थर्ड इंपॉर्टेंस फटाफट से। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद आप नेचुरल रिसोर्स हो या फाइनेंशियल रिसोर्स हो या ह्यूमन रिसोर्स हो, आप उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हो, बेहतर से बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन करते हो, वेस्ट नहीं करते हो, कोई भी चीज का वेस्ट आप नहीं करते हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त, कि आप सारे के सारे रिसोर्सेस को बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? वापस से समझा देता हूं, देखो ऑर्गेनाइजिंग के वजह से आप लोग वेस्ट करना कम कर देते हो, रिसोर्सेस का ना वेस्टेज करना कम कर देते हो, और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने रिसोर्सेस को यूटिलाइज करते हो। इससे क्या होता है, मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस, सिंपल सा बात है, मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। इसके बाद इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, फोर्थ फीचर पर ध्यान दीजिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है क्लास। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, सबको सबका काम पता रहता है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये दोस्त, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये कि सब इंसान को, हर इंसान को, हर एक एम्प्लॉय को अपना अपना काम पता रहता है, अपना अपना ड्यूटीज पता रहता है। इससे किसी को कंफ्यूजन नहीं होता। आप एसबीआई के ब्रांचेस में चले जाओ, आप हर कोई काउंटर में विजिट करो, आप अगर काउंटर नंबर 1 में विजिट करोगे ना, बोलेंगे काउंटर नंबर 2 में जाओ, ये हमारा काम नहीं है। आप काउंटर नंबर 2 में विजिट करोगे तो आपको बोलेंगे काउंटर नंबर 3 में जाओ, ये हमारा काम नहीं है। काउंटर नंबर 3 में विजिट करोगे तो बोलेंगे काउंटर नंबर 4 में जाओ। काउंटर वाइज एकदम ये करते रहेंगे, बोलेंगे कि ये हमारा काम नहीं है, आप उस काउंटर में जाओ, आप इस काउंटर में जाओ, आप इस काउंटर में जाओ। बाद में जाके आप इतना परेशान हो जाते हो कि आप चले जाते हो, बोलते भाग ये काम नहीं करना है हमको। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ, सबको सबका जॉब्स और सबको सबका ड्यूटीज के बारे में पता रहता है, उसको छोड़ के, उस ड्यूटी और उस जॉब को छोड़ के वो कोई भी काम नहीं करते, सिर्फ उतना ही ड्यूटी उतना ही जॉब करते हैं। सिंपल सा बात है, क्लैरिटी रहती है, क्लैरिटी, मैं कितना काम करने वाला हूं, क्या काम करने वाला हूं, सिंपल। ओके, अडेप्टेशन टू चेंज, फिफ्थ इंपॉर्टेंस, जरा ध्यान दीजिए गाइस, ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो आप, लाइक क्यों नहीं कर रहे हो आप, शेयर क्यों नहीं कर रहे हो आप? अडेप्टेशन टू चेंज का मतलब क्या है? अडेप्टेशन का टू चेंज का मतलब है कि ऑर्गेनाइजिंग जो है ना वो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल, रिजिड नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग के वजह से आप बिजनेस एनवायरनमेंट, चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज ला सकते हो। मान लीजिए 4G का जमाना चल रहा है, फिर 5G आ गया, फिर 6G आ गया, और ऑर्गेनाइजिंग की वजह से ना आप 6G में ट्रांसफर हो सकते हो।
आप अपने टेक्नोलॉजी को चेंज कर सकते हो, किसके वजह से? ऑर्गेनाइजिंग के वजह से। ऑर्गेनाइजिंग अगर बेहतर तरीके से करोगे तो चेंजिंग इन्वायरमेंट में भी आप अपने बिजनेस को चेंज कर सकते हो। चेंजिंग इन्वायरमेंट में भी आप अपने बिजनेस को चेंज कर सकते हो। जैसे ये बात बताओ, आज आज की दुनिया में अगर कोई अपना दुकान के सामने गूगल पे का स्कैनर नहीं लगाया, क्या उसका दुकान चलेगा? बताओ, क्या उसका दुकान चलेगा? आज के जमाने में अगर अपना दुकान के सामने कोई गूगल पे या फोन पे या यूपीआई आईडी का स्कैनर नहीं लगाया, क्या उसका दुकान चलेगा? क्या उसका बिजनेस चलेगा? बताओ गाइस, जल्दी बताओ, क्या उसका बिजनेस चलेगा? हाँ या ना बताओ। नहीं चलेगा भैया, नहीं चलेगा। बिकॉज ये चेंज अब आवश्यक हो चुकी है, इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। अब चेंज होना ही पड़ेगा, हर एक बिजनेस को चेंज होना पड़ेगा। तो ये चेंज कैसे होते हैं? ये चेंज ऑर्गेनाइज करके ही होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग के वजह से ही होते हैं ये अडेप्टेशन टू चेंज। ठीक है, ओके। इसके बाद सिक्स फीचर, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का मतलब क्या होता है? देखिए, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का मतलब क्या होता है? देखिए, ऑर्गेनाइजिंग के वजह से एक एम्प्लॉय का भी डेवलपमेंट होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले इंसान का भी डेवलपमेंट होता है। सिंपल सा बात है, वो कुछ क्रिएटिव सोचने लगते हैं। ऑर्गेनाइजिंग के वजह से एक पर्सनल, एक इंडिविजुअल, एक काम करने वाला जो एम्प्लॉय है उसका भी डेवलपमेंट होता है। सिंपल सा बात है, वो जिस हिसाब से वर्कलोड को संभालता है। मान लीजिए आपको ये पेन बनाने के लिए मैं दे दूं, 10 साल तक आप सिर्फ यही पेन बनाते रहो, कितना ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल कर लोगे? बताइए, कितना ज्यादा डेवलप हो जाओगे? बताइए। हर एक पेन के बारे में आपको आइडिया हो जाएगा, हर एक पेन के बारे में आपको आइडिया हो जाएगा। तो देखिए, ऑर्गेनाइजिंग की वजह से क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग की वजह से डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल भी होता है। इसके बाद 7 पॉइंट, ऑर्गेनाइजिंग की वजह से एक्सपांशन एंड ग्रोथ भी होता है। आपके जो ऑर्गेनाइजिंग की वजह से आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपके जो कंपनी है, वो ग्रो करेगा, वो डाइवर्सिफाई करेगा। कौन कौन सूर्यवंशम फिल्म देखा है? बताइए, सूर्यवंशम फिल्म कौन कौन देखा? बताइए तो, किसने किसने सूर्यवंशम फिल्म देखा है जिसमें हीरा ठाकुर रहता है, जिसमें उसका बाप रहता है, कोई एक जहर वहर पी लेता है? बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए। सेट मैक्स का फेवरेट फिल्म सूर्यवंशम, उसमें क्या हुआ था? उसमें पूरा का पूरा फिल्म हुआ था, एक गाना हुआ था। गाना में ना, मतलब वो जो गाना गया, इसके बाद पूरा का पूरा हीरा ठाकुर अमीर बन गया। एक्सपांशन एंड ग्रोथ मतलब यही होता है कि मेरा एंटरप्राइज में आज कुछ नहीं है, लेकिन कल को ग्रो हो जाएगा तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो जाएंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट लाएंगे हम लोग, बहुत सेल्स का भी तरक्की हो जाएगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। सिंपल सा बात है। तो ये सब ऑर्गेनाइजिंग करके ही होता है। ओके, ये सब सही तरीके से ऑर्गेनाइजिंग करके ही होता है। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प इन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एंटरप्राइज। सिंपल सा बात है। तो ये सातों के सातों इंपॉर्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर से जरूर पढ़िएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में, कि भैया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। आइए, सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क है जिसमें मैनेजरियल एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, जिसमें हर कोई परफॉर्म होता है। इसका मतलब यही है कि कौन किसको जवाब देगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जिससे यहां पे बैठा हुआ है मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर कितने लोग बैठे हुए हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट, परचेसिंग मैनेजमेंट। यानी कि किसके अंडर कौन कौन है, ये एक फ्रेमवर्क डिसाइड करता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये एक फ्रेमवर्क डिसाइड करता है कि किसके अंडर कौन कौन है और हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहां तक सीमित है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहां तक सीमित है, कौन किसको जवाब देगा, क्या किसका पावर है, सब कुछ बताता है। क्लियर है? कौन किसका काम है, कौन कौन सा पोजीशन में बैठा हुआ है, सब कुछ बताता है। तो आइए इसको रीड करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है दोस्तों? फ्रेमवर्क। ये एक फ्रेमवर्क देता है। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क विद इन द मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की वजह से ये एक फ्रेमवर्क होता है जिससे आप मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क को, ऑपरेटिंग टास्क माने कि डे टू डे टास्क को परफॉर्म कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की मदद से। इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेस। ये रिश्ता बताता है। किसका रिश्ता बताता है? पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेस का रिश्ता बताता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसका रिश्ता बताता है? पीपल, वर्क और रिसोर्सेस का रिश्ता बताता है। सिंपल सा बात। इसके बाद वाला पैराग्राफ में, अंडर द ऑर्गेनाइज
अंडर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेरियस पोस्ट आर क्रिएटेड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटी। बहुत सारे पोस्ट को क्रिएट किए जाते हैं। एक इंसान हर कोई काम नहीं कर सकता, हर कुछ काम नहीं कर सकता, इसीलिए बहुत सारे पोस्ट को क्रिएट किए जाते हैं और हर एक पोस्ट हर एक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। सिंपल सा बात है, हर एक पोस्ट हर एक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। मान लीजिए कोई परचेस मैनेजर है तो वो परचेसिंग का देखेगा पूरा का पूरा। अकाउंट्स मैनेजर है तो वो अकाउंट्स का देखेगा पूरा का पूरा। मान लीजिए टैक्स मैनेजर है तो वो टैक्स का देखेगा पूरा का पूरा। सिंपल सा बात है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब कि क्या, फ्रेमवर्क है एक, जो फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म किया जाता है। सिंपल, पूछा जाएगा ना तो बता देना। द स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स ए बेसिस और फ्रेमवर्क फॉर मैनेजर एंड अदर एम्प्लॉयज टू परफॉर्म देयर फंक्शन। इसके बाद आइए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है वो पढ़ने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, आपके लिए बोल रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। span of management refers to the number of subordinate that can be effectively managed by the superior। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को बोला जाता है कि मेरे अंदर कितने कितने लेबर्स का काम है, मैं कितने लेबर्स को संभाल सकता हूं। सिंपल सा बात है। मान लीजिए मेरे अंडर 20 लेबर काम कर रहे हैं, मान लीजिए मेरे अंडर 30 लेबर काम कर रहे हैं, यानी कि एक सुपीरियर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। एक मैनेजर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं क्या? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। एक मैनेजर के अंदर कितने सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, कितने वर्कर काम कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय सुपीरियर। एक सुपीरियर कितना सबऑर्डिनेट को, कितना वर्कर को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, अच्छे से मैनेज कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट लार्जली गिव्स शेप टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को क्या शेप देता है? क्लियर है? तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ओके, इसके बाद आइए, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में। बात करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। भैया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का ना दो टाइप्स होता है, दो मेन टाइप्स होता है। बहुत सारे टाइप्स होते हैं वो पढ़ेंगे आगे, लेकिन दो मेन टाइप्स होता है, सुन के रखो। एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। एक क्या होता है? फंक्शनल, एक होता है डिविजनल। फंक्शनल होता है एक होता है डिविजनल। ओके, तो दो मेन टाइप्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में ना हम लोग फंक्शन वाइज काम देखते हैं। फंक्शन वाइज, फंक्शन वाइज मतलब कि कौन क्या काम करेगा। जैसे मान लीजिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, परचेज मैनेजर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर है, परचेसिंग वाला मैनेजर है, अकाउंट्स मैनेजर है। तो फंक्शन वाइज यानी कि कौन किसका क्या काम है, फंक्शन वाइज हम लोग काम दे देते हैं। जैसे कि आप ये चार्ट देख रहे हैं, सबसे पहले आता है मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके उसके अंडर आता है ह्यूमन रिसोर्स, उसके अंडर आता है मार्केटिंग, उसके अंडर आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके अंदर आता है परचेसिंग। अब इन सब के अंदर भी कोई ना कोई आता होगा, इन सब के अंदर भी कोई ना कोई आता होगा। सिंपल सा बात है। इस तरीके से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर। आइए इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड एंड ऑल डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिफिक फंक्शन। एक स्पेसिफिक फंक्शंस आप कर सकते हो तो आपके लिए एक डिपार्टमेंट बन जाएगा। सिंपल सा बात है। कौन क्या स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सकता है? मान लीजिए मार्केटिंग फंक्शन कोई परफॉर्म कर सकता है तो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट बन जाएगा। मान लीजिए सेल्स फंक्शन कोई कर सकता है तो सेल्स का डिपार्टमेंट बन जाएगा अलग। मान लीजिए परचेसिंग का फंक्शन कोई बेहतर कर सकता है तो उसके लिए परचेसिंग का डिपार्टमेंट बन जाएगा। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए। स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए, फॉर एग्जांपल ऑल द जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, सेल्स डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मतलब कि टास्क है। सिंपल सा बात। इसके बाद आइए, इसके बाद हम लोग इसका एडवांटेजेस पढ़ेंगे। यानी सुनिए, फंक्शनल का ना, फंक्शनल का सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेजेस, यानी इज्जत करेंगे। इसके बाद करेंगे बेइज्जती, इसके बाद करेंगे सुटेबिलिटी, यानी कि कहां सूट करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करता है। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में क्या क्या है?
फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन सिंस एम्फोसिस इज प्लेस्ड ऑन द स्पेसिफिक फंक्शंस। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर एक इंसान का ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन पर ध्यान देता है। मान लीजिए मुझे अकाउंट्स अच्छा लगता है तो मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाऊंगा, सिंपल सा बात है। मान लीजिए मुझे परचेजिंग का अच्छा लगता है तो मैं परचेज डिपार्टमेंट में जाऊंगा, सेल्स का अच्छा लगता है तो सेल्स डिपार्टमेंट में जाऊंगा। तो जो एरिया मेरा स्पेशल है ना उसी एरिया में मैं जाऊंगा। जो एरिया में मैं स्पेशलाइजेशन किया हुआ हूं उस पर ही फोकस करता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। सबसे पहला एडवांटेज। अब इस एडवांटेज को आप यूज कर सकते हैं मीनिंग में भी यूज कर सकते हैं, सिंपल सा बात है। इसके बाद प्रमोट्स एफिशिएंसी इन द यूटिलाइजेशन ऑफ द मैन पावर, यानी कि जो भी रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है, जो भी रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है, उस रिसोर्सेस को आप बेस्ट से बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करोगे फंक्शनल स्ट्रक्चर की वजह से। फंक्शनल स्ट्रक्चर की वजह से जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, मैन मनी मटेरियल, जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उसका बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज आप करते हो, बेस्ट से बेस्ट यूज करते हो, आपका मिनिमम वेस्टेज होता है, सिंपल सा बात है। इसके बाद प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट्स। एक डिपार्टमेंट में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बना रहता है। अरे मतलब कि इसका मतलब होता है कि तालमेल बना रहता है। एक डिपार्टमेंट में सब कुछ अपना कंट्रोल में रहता है, कोऑर्डिनेशन में रहता है। हर एक डिपार्टमेंट का हेड हर एक रहता है। हर एक डिपार्टमेंट का जिम्मा किसी एक इंसान पे पड़ता है। कोई एक तो डिपार्टमेंटल हेड होता है ना, वही संभालेगा वो एक डिपार्टमेंट को। तो हर एक डिपार्टमेंट अपना कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करता है, सिंपल। इसके बाद इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ये फंक्शनल स्ट्रक्चर की वजह से मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी आप इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करते हो। इट हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी फंक्शनल स्ट्रक्चर की वजह से मैनेजरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है उसमें बहुत ज्यादा आपको मजा आता है, आराम से करते हो, आपका एफिशिएंसी बढ़ जाता है, आपका मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ जाता है। इसके बाद इट रिड्यूसेस डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी ये कम कर देता है। इट हेल्प्स इन ट्रेनिंग एम्प्लॉयज इजीली। फंक्शनल स्ट्रक्चर की वजह से आप अपने एम्प्लॉयज को अपने ही ट्रेन कर सकते हो, बिकॉज हर एक डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग होता है ना, हर एक डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग होता है। तो डिपार्टमेंटल हेड आराम से ट्रेन करवा देगा एम्प्लॉयज को, क्या दिक्कत है उसको? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? बताओ। इट इंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन। ये इंश्योर करता है कि सारे के सारे फंक्शंस को अपना अटेंशन मिले, सिंपल सा बात है। आइए, तो ये सब सारे पॉइंट्स है, ये सब सारे पॉइंट्स है, एडवांटेजेस मैंने क्यों पढ़ाए हैं। मान लीजिए फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत बड़ा सा लिखने के लिए बोल दिया, 10 मार्क्स का लिखने के लिए बोल दिया, आप क्या मुंह देखोगे उस मतलब कि उस समय में? नहीं ना, ऐड करोगे पॉइंट्स। तो एडवांटेजेस पढ़ लेना, अपने से पॉइंट ऐड कर देना, अपने से बना बना के लिख देना, सिंपल सा बात है। अब इसका बेइज्जती करते हैं। सबसे पहले, ए फंक्शनल स्ट्रक्चर गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंक्शनल हेड देन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिपार्टमेंट्स वाइज ना जब बांटा जाता है तो डिपार्टमेंटल हेड ना अपना काम पे ज्यादा फोकस करता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पे ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देता है। वो सोचता है कि मैं अपना काम किस तरह से पूरा करूं, मैं अपने डिपार्टमेंट्स को किस तरीके से आगे बढ़ाऊं। वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोच रहा है, वो सोच रहा है कि मैं किस तरह से अपने डिपार्टमेंट्स को आगे बढ़ाऊं। इसके बाद लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, कोई तालमेल नहीं रहता दूसरे डिपार्टमेंट में। एक डिपार्टमेंट का मैनेजर कुछ भी कर रहा है, एक डिपार्टमेंट का मैनेजर कुछ भी कर रहा है, एक डिपार्टमेंट का मैनेजर कुछ भी कर रहा है। हर किसी का स्टाइल अपना अपना अलग अलग है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन भी हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलता। इसके बाद कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है। मान लीजिए आपका सोचने का तरीका अलग है, मेरा सोचने का मतलब कि तरीका अलग है, इस वजह से फंक्शनल स्ट्रक्चर का डिपार्टमेंट जो है ना वो फेल भी हो जाता है, कभी कभी फेल भी हो जाता है कभी कभी। इट मे लीड्स इनफ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू द नैरो पर्सपेक्टिव एम्प्लॉइज। मतलब कि कभी कभी एम्प्लॉइज के नैरो सोच की वजह से, नैरो पर्सपेक्टिव की वजह से कभी कभी इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। ओके, और जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है ना, फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा फोकस करते हैं, जिसका सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, जिसका सिर्फ वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में वो डील करते हैं। जो लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ही डील करते हैं वही ऑर्गेनाइजेशन इसको अडेप्ट करता है। जो लोग सिर्फ वन लाइन प्रोडक्ट में डील करते हैं वो लोग सिर्फ यही अडेप्ट करते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर ही अडेप्ट करते हैं। ठीक है, इसमें ना बहुत ज्यादा मतलब कि स्पेशलाइजेशन आपको लगेगा। अगर आप फंक्शनल स्ट्रक्चर एक क्रिएट करना चाहते हो, इसमें आपका स्पेशलाइजेशन बहुत लगेगा। एम्प्लॉय लोगों को बहुत अच्छा से स्पेशलाइजेशन रहना चाहिए,
फ्री संभाल पाएगा? क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा हो चुका है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं मतलब कि डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर मतलब कि डिवाइड कर दिए। जैसे मान लीजिए अमूल का एग्जांपल लेते हैं, अमूल का एग्जांपल लेते हैं। अब अमूल का तो बहुत सारा प्रोडक्ट है। अमूल का क्या सिर्फ एक है प्रोडक्ट या बहुत सारा प्रोडक्ट है? बताओ, अमूल का क्या सिर्फ एक गुड्स है या बहुत सारा गुड्स है मार्केट में? बहुत सारा सामान है ना अमूल का। चैट बॉक्स में बताइए कि अमूल का सिर्फ एक प्रोडक्ट है या बहुत सारा प्रोडक्ट है? बताइए। अमूल का मान लीजिए यहां पे मिल्क है, घी है, बटर है, कर्ड है। तो इसके लिए ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना लेगा ये लोग, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना लेगा ये लोग। इसको बोलते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसका चार्ट देखना चाहोगे एक बार? आ जाओ दिखाता हूं। देखो, सबसे पहले ये एक एमडी है और इन कंपनी के ना बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इन कंपनी के बहुत सारे सामान हैं। जैसे एक कॉस्मेटिक्स में डील करते हैं, गारमेंट्स में डील करते हैं, फुटवेयर में डील करते हैं, स्किन केयर में डील करते हैं। हर किसी डिपार्टमेंट्स को, हर किसी प्रोडक्ट को ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे दिया गया, बांट दिया गया सबको। जैसे यहां पे देख सकते हो गारमेंट्स में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर फिट किया है, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड परचेसिंग। वैसे ही फुटवेयर का भी होगा, वैसे ही स्किन केयर का भी होगा, वैसे ही कॉस्मेटिक्स का भी होगा। इसका मतलब क्या है? डिवाइड कर दिया है, प्रोडक्ट बेस्ड डिवाइड कर दिया है। मतलब अपने प्रोडक्ट बेस्ड डिवाइड कर दिए हैं, सिंपल सा बात है। अमूल मतलब अमूल घी का अलग सा डिपार्टमेंट है, अमूल मिल्क का अलग सा डिपार्टमेंट है, अमूल बटर का अलग सा डिपार्टमेंट है। हर किसी के डिपार्टमेंट्स को अलग अलग बांट दिए गए हैं। सिंपल, क्लियर है? ओके, तो पूरा का पूरा डिविजनल स्ट्रक्चर भी समझा दिया। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है जरा ध्यान दीजिए। डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड। जैसे कि मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गया, कॉस्मेटिक हो गया। मतलब मेरा कंपनी कितना प्रोडक्ट बना रहा है सबको डिवाइड कर दो, सबको अपना अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दो, सबको अपना अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दो। सिंपल सा बात, क्लियर है? इसके बाद देखिए इसका एडवांटेज पढ़िए। इसका एडवांटेज, एडवांटेज क्या है? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्किल्स ऑफ द डिपार्टमेंटल हेड। मतलब अपना अपना प्रोडक्ट सब कोई स्पेशल तरीके से बनाएगा। अगर डिपार्टमेंट्स में बांट दिए गए हैं तो मिल्क भी अच्छे से बनेगा, कर्ड भी अच्छे से बनेगा, घी भी अच्छे से बनेगा। कोई भी प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अपना अपना डिपार्टमेंट्स है, सब अपना अपना स्पेशलाइज तरीके से बनाएगा उसको। सिंपल सा बात है। इसके बाद इट हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंटल हेड। ये अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर देता है कि भैया तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है अमूल घी को देखना, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है अमूल बटर को देखना, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है अमूल मिल्क को देखना। यानी कि हर एक प्रोडक्ट के लिए हर किसी को हमने रिस्पॉन्सिबल कर दिया। ठीक है, अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने सबको दे दिया, अपना ऑथोरिटी को मैंने मतलब कि बांट दिया। सिंपल। इसके बाद मतलब कि अच्छा, ये एक प्रॉपर बेसिस ऑफ डिवीजन तय करता है कि कौन क्या काम करेगा। यही तो एक एडवांटेज है। अंडर द डिविजनल स्ट्रक्चर सबको पता रहता है कि कौन क्या काम करने वाला है। ईच डिवीजन, हर एक डिवीजन क्या काम करने वाला है, कैसे परफॉर्म करने वाला है। तो ये एक प्रॉपर बेसिस ऑफ एक्सेसिंग परफॉर्मेंस हो गया। सिंपल सा बात है। इट फैसिलिटेट्स एक्सपांशन एंड ग्रोथ। यानी कि डिविजनल स्ट्रक्चर में आप एक्सपांशन भी कर सकते हो, ग्रो भी कर सकते हो। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होगा। ओके, इसके बाद आगे देखिए। इसके बाद पढ़ेंगे मतलब कि डिसएडवांटेज। अब इसका बेइज्जती करते हैं थोड़ा, अब इसका बेइज्जती करते हैं भाई थोड़ा। आ जाओ। सबसे पहले कंफ्लिक्ट में अराइज अमॉन्ग डिफरेंट डिवीजन ऑन अलोकेशन ऑफ रिसोर्स। डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स में झगड़े हो सकते हैं कि हमको कम रिसोर्स दिया गया, उसको ज्यादा रिसोर्स दिया गया, उसको ज्यादा रॉ मटेरियल्स दिया गया, उस इंडस्ट्री को कुछ ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है, अमूल मिल्क को कुछ ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, अमूल कर्ड को कुछ ज्यादा मतलब कि कम प्रायोरिटी मिल रही है। तो ये लोग के बीच में झगड़ा होगा ना कि आप हमको कम रिसोर्सेज दे रहे हैं और उस डिपार्टमेंट को ज्यादा रिसोर्सेज दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? आप एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में गलत कर रहे हैं। आपने मिल्क वाले डिपार्टमेंट को ज्यादा रिसोर्सेज दिया, कर्ड वाले डिपार्टमेंट को कम रिसोर्सेज दिया। इस वजह से क्या होता है? झगड़ा होता है, झगड़ा। इस वजह से हम लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद इट मे लीड्स टू इंक्रीज इन कॉस्ट सिंस देयर मे बी डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज। तो खर्चे भी बढ़ सकते हैं इससे।
क्या हो सकते हैं, खर्चे भी बढ़ सकते हैं। एंड इट प्रोवाइड्स मैनेजर विद द ऑथोरिटी टू सुपरवाइज ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू ए, मतलब कि पर्टिकुलर, मतलब कि डिवीजन। ठीक है, तो हर किसी के लिए एक मैनेजर रहता है, सिंपल सा बात है। इतना ज्यादा खर्चा बढ़ जाता है फालतू का, इतना ज्यादा मैनेजर को अपॉइंट करना पड़ता है कि हर एक डिवीजन के लिए आप अलग अलग मैनेजर को अपॉइंट करो, अलग अलग मैनेजर को देखिए, तो भाई खर्चा बढ़ जाएगा ना। तो यही है लिमिटेशंस इसका। ठीक है, यही है लिमिटेशंस है। इसके बाद पढ़ते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशंस कहां रहता है। ये ऑर्गेनाइजेशंस उस जगह पे ज्यादा सूट करती है जो लोग डिफरेंट प्रोडक्ट में डील करते हैं, जैसे अमूल, जैसे नेस्ले, अमूल हो गया, नेस्ले हो गया, ये लोग ना बहुत सारे कंपनीज में डील करते हैं, मतलब कि बहुत सारे प्रोडक्ट में डील करते हैं, बहुत सारे सामान में डील करते हैं। जो लोग बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन में डील करते हैं वो लोग के लिए ये सुटेबल है, सिंपल सा बात है, वो लोग के लिए ये सुटेबल है। ओके, अब जस्ट लास्ट ही करने वाला है, जस्ट लास्ट ही करने वाला है दोस्तों, बस हो गया, बस हो गया, हो गया, हो गया। जरा आप ध्यान दे दो, लास्ट है, क्योंकि इसका पार्ट 2 भी आएगा। इसको एक दिन में समाप्त कर पाना इम्पॉसिबल है। कल भी आओ और कल भी ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर कर लो, सिंपल सा बात है। क्लियर है? ओके, आ जाओ। अभी हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, आ जाओ। सबसे पहले फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द फंक्शन। फंक्शनल स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन है ना, वो फंक्शंस के ऊपर ज्यादा बेस्ड करता है, और ये मतलब कि डिविजन्स के ऊपर, ये अपना प्रोडक्ट लाइंस के ऊपर। स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन एंड यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसका, डिफिकल्ट टू फिक्स एनी डिपार्टमेंट, यानी एक डिपार्टमेंट में फिक्स करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है इसका, और इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत ज्यादा इजी है डिविजनल स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत ज्यादा इजी है इसके लिए, और उसके लिए मतलब कि टफ है। इसके बाद मैनेजरियल मतलब कि डेवलपमेंट, तो डिफिकल्ट एज ईच मैनेजर एज ईच फंक्शनल मैनेजर हैज टू रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट है। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, यहाँ पे मैनेजरियल डेवलपमेंट होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, हर चीज को रिपोर्ट करना पड़ता है आपको, हर चीज को आपको टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन वेरियस डिपार्टमेंट्स, हेंस कॉस्टली, कॉस्टली है ये। डिविजनल स्ट्रक्चर कॉस्टली है इन कंपेयर टू फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसके बाद कॉस्ट का बात करते हैं। फंक्शंस आर नॉट डुप्लीकेटेड हेंस इकोनॉमिकल, और यहाँ पे कॉस्टली है। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन अपना पढ़ लेना आराम से। तो ये जो है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार रीड कर लेना, आप एक बार रीड कर लेना। संजीवनी बूटी के क्वेश्चंस में भी दिया हुआ हूं, फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर का डिफरेंस मेरे को लगता है आएगा, सिंपल सा बात है, इसीलिए आप एक बार रीड कर लेना। क्लियर है? और ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये काट दो, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये काट दो, ये सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये काट दो, बस इसका डिफरेंस एक बार पढ़ लेना, बिकॉज सीयू का कोई भरोसा नहीं, सीयू कब क्या दे दे कुछ भरोसा नहीं। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का आप एक बार डिफरेंस जरूर पढ़ लेना। ठीक है, अपने से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है, आराम आराम से हो जाएगा। अपने से इसको एक बार पढ़ लेना, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस, क्योंकि कभी भी आ सकता है, हो सकता है आ जाए, फिर क्या बोलोगे कि नहीं 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 सिलेबस में नहीं था, सीयू है बाबा। ओके, इसके बाद आज हम लोग यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, आज ऑर्गेनाइजेशंस का हम लोग यहीं तक करेंगे। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।